सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंटीग्रेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के हम पहले फार्मूला देख लेते हैं। सो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड, में आपको ये बता दूं कि डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट जो है वो इंटीग्रेशन होता है। सो जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो पावर रूल डिफरेंशियल्स का क्या था कि आप पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करवाते थे और नई पावर एक रिड्यूस हो जाती थी। इंटीग्रल्स का पावर रूल क्या है कि इंटीग्रल्स के पावर रूल में आप नई पावर एक इंक्रीज कर देते हो रादर देन सब्ट्रैक्टिंग इट, और आप नई पावर से डिवाइड करके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हो। तो इंटीग्रल जो है वो डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस है। वहाँ पे x का डेरिवेटिव वन था, यहाँ पे वन का इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये सारे का सारा इंटीग्रेशन का साइन है। अगेन फॉर द प्री मेड स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा इंटीग्रेशन का साइन है। यहाँ पे वन का इंटीग्रल x है, और हमेशा आप साथ ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप क्यों ऐड करते हो? सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए ऐड किया जाता है इसके अंदर कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो हमें नहीं था पता, हमें नहीं पता कि उसके साथ कोई कांस्टेंट प्रेजेंट था या नहीं था, तो इसलिए हम हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वन बाय एक्स हो जाता है, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रल जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये उसका ऑपोजिट प्रोसेस है ना। ठीक है। सो e की पावर x का इंटीग्रल भी वही रहता है, e की पावर x का डेरिवेटिव भी वही रहता है। a की पावर x का इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा कि a की पावर x एज इट इज लिखा जाएगा, साथ डिवाइड कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ द बेस के साथ, जो a की बेस है आप उससे उसको डिवाइड कर दोगे। सो दिस इज हाउ आपकी जो इंटीग्रेशन है वो वर्क करती है। सो इंटीग्रेशन क्या है, पता चला कि वो डेरिवेटिव का ऑपोजिट प्रोसेस है। सो दैट इज टोटली ऑपोजिट टू द डेरिवेटिव्स। सो एक्स का नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स था प्लस कॉज एक्स था, यहाँ पे माइनस कॉज एक्स है। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स था, यहाँ पे प्लस साइन एक्स है। टेंजेंट एक्स का यहाँ पे इंटीग्रल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स है। कॉट एक्स का प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है। या बीच में देखें, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो टू हो, टू का डेरिवेटिव जीरो है। ठीक है। 100 है, उसका डेरिवेटिव जीरो है। 1 मिलियन लिखा हुआ है, एक अकेला कांस्टेंट है, साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। सो जीरो का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है जब वो जीरो है, तो इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। जब वो डेरिवेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है तो जीरो जो है उसका सी बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आप लोगों ने। सो इंटीग्रेशन में आई हैव टोल्ड यू कि इट इज़ वेरी सिंपल कि यू जस्ट नीड टू इंक्रीज द पावर बाय वन, एंड न्यू पावर से आप डिवाइड करोगे। सो एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर की पावर हो जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, प्लस अपनी जगह पे एक्स की पावर वन होती है, न्यू पावर हो जाएगी प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, माइनस टू के साथ एक्स आ जाएगा प्लस सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर इंटीग्रेशन। सो होता क्या था, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाता था, राइट। सो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाता था। यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म जो अकेला कांस्टेंट होगा उसके साथ एक्स आ जाएगा। अगर वन है तो उसका इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। सेवन लिखा हुआ है अकेला, तो सेवन का इंटीग्रल सेवन एक्स हो जाएगा। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मैं फिर बता देता हूँ। टू की एक पावर इंक्रीज की, थ्री होगी, डिवाइड बाय थ्री किया, एक्स की पावर वन है, न्यू पावर टू हो जाएगी, डिवाइड बाय टू किया, माइनस अपनी जगह पे टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हमेशा एक्स आ जाएगा और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि फाइंड द इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है जी। इंटीग्रेशन का एक रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रल का एक रूल है, इंटीग्रल का रूल आपको ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है। इंटीग्रेशन का एक रूल ये है, आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रहा होगा, कि आपके पास अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है फंक्शन का, नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है, सो क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रल, सिंपली उसका इंटीग्रल जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। तो दिस फॉर्मूला इज कि अगर ऊपर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे आपके पास फंक्शन पड़ा हुआ है, जब आप उसको इंटीग्रेट करते हो ऐसी सिचुएशन में फ्रैक्शन पड़ी हुई है, तो सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा प्लस सी आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आपके पास आ जाएगा।
अब ये चीज मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये चीज मेरे पास फंक्शन है। अब अगर आप ये देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स अगर मैं एफ ऑफ एक्स को जो है वो ई की पावर एक्स प्लस वन कंसिडर करता हूँ, सो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, सो ई की पावर एक्स ऐसी टर्म है कि जिसका जब आप इंटीग्रल लेते हो वो भी वही आता है, आप जब उसका डेरिवेटिव लेते हो तो वो भी आपके पास वही आता है। ठीक है, सो इंटीग्रल और डेरिवेटिव में ई की पावर एक्स विल रिमेन ई की पावर एक्स। सो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई की पावर एक्स, वन इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो होकर खत्म हो जाएगा, प्लस जीरो हो गया, दिस विल बी लेफ्ट एज ई की पावर एक्स। सो इन द न्यूमरेटर यू हैव द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव द फंक्शन। सो नीचे फंक्शन पड़ा हो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, इंटीग्रेट कैसे करना है, यू विल सिंपली टेक द नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन जो है ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आएगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर यही काम हो रहा है, मैंने आपको सॉल्व करके दिया है ऑलरेडी। सो ऊपर क्या हो रहा है आपके पास, ऊपर आपके पास यहाँ पे फंक्शन पड़ा हुआ है। सो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे आपके पास फंक्शन, अगर आप ई की पावर एक्स ले लेते हो, सो ई की पावर एक्स इज योर एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी। सो एफ ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर वाली टर्म को, ई की पावर एक्स को ले लिया, डेरिवेटिव लिया मैंने, डेरिवेटिव लिया ई की पावर एक्स, वही रहेगा, एक्स वन का जीरो हो जाएगा। सो ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है। सो जब आप इस केस में इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल आपका क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द इंटीग्रल हियर इज कैलकुलेटेड इन दिस क्वेश्चन हियर, राइट। सो ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। ये तो बात तो मैं आपको बहुत देर से आज के लेक्चर में बता रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग फंक्शन आर द सेम डेरिवेटिव एंड सेम इंटीग्रल। ये बात भी अभी मैंने की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लोगे वो भी ई की पावर एक्स आएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल लोगे, ठीक है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल लोगे तो भी ई की पावर एक्स ही आएगा। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सच अ फंक्शन के जब आप जिसका इंटीग्रल लो, जिसका आप डेरिवेटिव लो, ठीक है, वो हमेशा ई की पावर एक्स आता है। सो बाय द वे दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ योर ओईटीपी, जो नास्ट की प्रिपरेटरी बुक है उसके सॉल्यूशंस हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, सिंपली आपने क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रल है, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है हमारे पास एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस, प्लस आएगा, सॉरी, प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द फॉर्मूला। आप इसको चाहो तो आइलेट मेथड से कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज सम हाउ नॉट ओरिएंटेड क्वेश्चन। सो साइन इनवर्स एक्स के साथ हम एक वन सपोज करेंगे, जब हम आइलेट रूल लगाएंगे तो वन का इंटीग्रल विल बी एक्स साइन इनवर्स एक्स वैसे ही रहेगा, माइनस का साइन डालेंगे, होल इंटीग्रेशन डालेंगे, जो इंटीग्रल के बाद आपका आंसर आया था एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, वो वन ओवर वन माइनस एक्स के आ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी टीडियस टास्क, ठीक है, ये कोई 1.5 सफ़े की इंटीग्रल बन जाती है। तो रादर देन के 1.5 सफ़े के इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं फिर, और इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू जस्ट नीड टू लर्न द फॉर्मूला ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंप्यूट करें इंटीग्रल, बट रिमेंबर यहाँ पे अकेला ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर एक्स के साथ जो है वो मेरे पास एक्स भी प्रेजेंट है। सो इन दिस केस व्हेन यू हैव टू फंक्शंस बीइंग मल्टीप्लाइड विद वन अनदर, सो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सो जब भी आपके पास दो फंक्शंस इंटीग्रल्स के अंदर पड़े हों तो आप लोगों ने क्या करना है। सो जब भी दो फंक्शंस इंटीग्रेशन में आपके पास पड़े हुए हैं, सो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू गाइस। सो इफ यू हैव टू फंक्शंस इन दिस, इन द केस ऑफ प्रोडक्ट या इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पड़े हुए हैं और आपने उसका इंटीग्रल निकालना है, सो देयर आर टू फंक्शन, सपोजली ए इज द फर्स्ट फंक्शन, बी इज द सेकंड फंक्शन। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या चीज़ है, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको ये कहता है कि आप एक फंक्शन का इंटीग्रल ले लोगे। सो सपोजिटली मैंने ए का इंटीग्रल लिया, सो इंटीग्रल को मैं ऊपर स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो मैंने इसका इंटीग्रल लिया है, ठीक है, ये इंटीग्रल के लिए मैंने ऊपर साइन डाला है। बी को आप एज इट इज छोड़ दोगे, माइनस का आपने साइन पुट करना है, होल इंटीग्रेशन का साइन पुट करना है, एंड द आंसर, जो आंसर आपके पास इंटीग्रल लेके आया था, सो ए का इंटीग्रल लेट से ए की पावर स्टार था तो ए की पावर स्टार आप मेंशन कर लोगे, एज इट इज लिखोगे। और जो फंक्शन आपने छोड़ा था, यानी बी को आपने छोड़ दिया था, उसको आपने एज इट इज लिखने दिया था, उसका आप डेरिवेटिव ले लोगे, प्लस डी ऑफ एक्स।
सो ये फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने कैसे करनी है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस केस में करनी है when you have two functions, right? Here you have two functions. This is your first function and B is your second function. So when you have two functions, so आप क्या करोगे? पहले फंक्शन का या किसी एक फंक्शन का इंटीग्रल ले लोगे। जिस फंक्शन का इंटीग्रल लिया है, इंटीग्रेशन का जो आंसर ये आया है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद जो फंक्शन आपने दूसरा फंक्शन है उसको आपने आज इट इज छोड़ देना। आप दोनों का इकट्ठे इंटीग्रल नहीं ले सकते, ठीक है ना। माइनस का साइन आप पुट अप करेंगे, होल इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, होल इंटीग्रेशन का साइन डालने के बाद आपने जो इंटीग्रल लेके आंसर आया था, सो ए का आंसर आया था ए की पावर स्टार, लेट से, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन करूंगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ए की पावर स्टार आया था आपके पास, और जो फंक्शन आपने लेफ्ट छोड़ा था, एज इट इज छोड़ा था, उसका आप डेरिवेटिव लोगे। अब पता है कैसे चलेगा कि किस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लेना है, किसका मैंने इंटीग्रल लेना है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यही जो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास गिवन है, इसी को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक्स ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। सो आपने उस फंक्शन को आपने छोड़ना होता है जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, ऐसा ही है ना। सो जिस फंक्शन को आप छोड़ते हो आप उसका डेरिवेटिव ले रहे होते हो। तो आप उस फंक्शन को छोड़ो, उस फंक्शन का इंटीग्रल ना लो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेके वो फंक्शन खत्म हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस सीन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो दो फंक्शन हैं। एक्स मेरे पास मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ई की पावर एक्स मेरे पास दूसरा फंक्शन है। दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैंने इसका इंटीग्रल लेना है। सो इंटीग्रल लेने के लिए सबसे इजी पीजी टास्क क्या होगा कि आप क्या करोगे कि उस फंक्शन को छोड़ोगे जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है। सो एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 हो जाता है, क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। सो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको क्या कहता है कि एक फंक्शन का आपने क्या करना है, एक फंक्शन का आपने क्या करना है कि एक फंक्शन का आपने इंटीग्रल लेना है। सो मैं ई की पावर एक्स का लेट से इंटीग्रल ले रहा हूँ। ई की पावर एक्स ऐसा फंक्शन है, अभी मैंने बताया, डिस्कस भी किया है, जब आप उसका इंटीग्रल लोगे तब भी ई की पावर एक्स आएगा, जब आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो भी वो ई की पावर एक्स ही आएगा। सो एक्स को आपने छोड़ दिया, ठीक है, एक्स को आपने एज इट इज छोड़ दिया, माइनस का साइन आएगा, होल इंटीग्रेशन आप प्लग इन करोगे। जब आप होल इंटीग्रेशन प्लग इन करोगे तो जो आंसर आपके पास इंटीग्रल लेके आया हुआ था, सो आंसर ई की पावर एक्स का इंटीग्रल लेके ई की पावर एक्स ही रहा था। सो मैंने ई की पावर एक्स पुट किया। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जो फंक्शन छोड़ा होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, सो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। सो ये कुछ भी नहीं है, अगर आपको इंटीग्रल्स और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज आते हैं तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इजीली कर सकते हो। सो एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा माइनस, यू विल बी लेफ्ट विद होल इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इनटू 1 इज ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। तो अभी मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन तो अभी भी बीच में चल रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं ई की पावर एक्स जो है इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, ये जिसका इंटीग्रल का साइन है इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। सो नेक्स्ट इट कैन बी रिटन एज एक्स ई की पावर एक्स माइनस इस सारी टर्म का इंटीग्रल लिया। सो ई की पावर एक्स ऐसी चीज है कि जिसका इंटीग्रल लो, डेरिवेटिव लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम रहता है, सो ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस सी आ जाएगा। सो सी कब लगाना है, हमेशा जब भी आपने इंटीग्रल लेना है तो आपने कांस्टेंट ऑफ डेरिवेशन लगाना है। सो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इंटीग्रेट कैसे करना है कि एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, दूसरे को छोड़ देना है, माइनस का साइन डालना है, होल इंटीग्रेशन डालनी है, जो इंटीग्रल लेके आंसर आया था वो आपने पुट करना है, और जिस फंक्शन को आपने छोड़ा था उसका डेरिवेटिव लेना है। अब पता है कैसे चलेगा कि किसको इंटीग्रेट करना है, किसको डेरिवेट करना है। उस फंक्शन को आपने खुद समझना है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है कि जिसका जब आप डेरिवेटिव लो तो डेरिवेटिव लेने से वो फंक्शन जो है वो आपके पास जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे अगर मैंने एक्स ई की पावर एक्स देखा था, अगर मैं एक्स का इंटीग्रल लेता तो एक्स का इंटीग्रल तो एक्स स्क्वायर बाय 2 होना था, ये तो फंक्शन आगे चलता रहता है, ये तो खत्म तो नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का मैंने इंटीग्रल लिया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स आया। एक्स एज इट इज लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, माइनस का साइन आएगा, होल इंटीग्रल का साइन आएगा, इंटीग्रेशन लेके जो आंसर आया था, तो इंटीग्रल लेके जो आंसर आया था वो ई की पावर एक्स था, जिस फंक्शन को आपने छोड़ा था। सो लेफ्ट ओवर फंक्शन में यहाँ पे ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ, वो एक्स था, एक्स को मैंने छोड़ा था, लेफ्ट ओवर फंक्शन था, एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आया, ई की पावर एक्स इंटू 1 किया, ई की पावर एक्स आ गया। सो ई की पावर एक्स के साथ इंटीग्रल का साइन था, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया, एंड यू गॉट द आंसर एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी आ गया आपके पास। सो दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। सो नेक्स्ट फंक्शन है, आपको पूछ रहा है कि आप इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे। सो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास लिमिट्स हैं, ठीक है ना, ये आपके पास बी जो है ये अपर लिमिट होती है,
और ए जो है वो लोअर लिमिट होती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है, गिवन फंक्शन का आपने इंटीग्रल लेना है। गिवन फंक्शन का इंटीग्रल लेने के बाद आपने जो अपर लिमिट है वो पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट कर देना है। सो इसका मैं एक एग्जांपल आपके पास कर देता हूँ। लेट से मेरे पास एक्स एक फंक्शन है, बड़ा सिंपल सा, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 2 है। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सो एक्स का इंटीग्रल कैसे आएगा, नई पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, न्यू पावर से मैं डिवाइड कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा। ठीक है। सो अब मैंने पूरा जो इंटीग्रल का आंसर आया है, ठीक है ना, ये जो सारे का सारा इंटीग्रल का आंसर आया है मेरे पास, ठीक है, जो सारे का सारा इंटीग्रल का आंसर आया है ना मेरे पास, इस सारे को मैंने क्या करना है, ये जो इंटीग्रल का मेरे पास आंसर आया था, ठीक है, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है। सो इंटीग्रल का जो आंसर आया था मेरे पास, वो क्या आया था, वो आया था मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 आया था। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 जो मेरे पास इंटीग्रल का आंसर आया था, सिंपली उस इंटीग्रल के आंसर में अपर लिमिट को भी पुट कर दो, लोअर लिमिट को भी पुट कर लो और उनका डिफरेंस ले लो। सो एक्स स्क्वायर बाय 2 के अंदर अपर लिमिट पुट करोगे तो 5 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस का साइन पुट करना है, लोअर लिमिट पुट करोगे वो आएगी 2 स्क्वायर बाय 2। सो 5 का स्क्वायर इज 25, 25 बाय 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 बाय 2 आ जाएगा, 2 ही दोनों का एलसीएम आएगा मेरे पास। टू जब बेस न्यूमरेटर सेम है, एलसीएम वही आएगा, ऊपर से जो है वो माइनस हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सॉरी सेम है, 25 में से 4 चला जाएगा। सो आपके पास 21/2 आ जाएगा। सो जब भी आपके पास लिमिट गिवन है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने क्या करना है, फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के बाद आपने उसमें से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो जब भी आपके पास दो फंक्शंस हैं, सो दो फंक्शन जब भी आपके पास हैं, सो सॉरी दो इंटीग्रल्स हैं, यानी एक फंक्शन के अंदर इंटीग्रल्स ही दो हैं, तो फिर आप उसको डबल इंटीग्रल मेथड से सॉल्व करते हो। खैर, डबल इंटीग्रल मेथड जो है एडवांस कैलकुलस का टॉपिक है, बट मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे था, बड़ा इजी है। वही क्वेश्चन आ गया, कहता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एक्स की पावर 4 एंड एक्स की पावर 1। सो यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व एंड द कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एंड अपर बिटवीन द वैल्यू ऑफ 4 टिल 1। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कहता है कि बिटवीन द वैल्यू ऑफ 4 टिल 1 आपने कैलकुलेट करना है। सो इसके केस में क्या करना है, अपर लिमिट 4 हो जाएगी, लोअर लिमिट 1 हो जाएगी, अभी मैंने एग्जाम्पल करके भी आपको दिया। सो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ हेयर, ठीक है, इन ग्रीन कलर। सो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा, नई पावर एक बढ़ जाएगी, 2 में 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यू पावर से डिवाइड करेंगे वो 3 है, प्लस साथ वाला फंक्शन का इंटीग्रल ले लेंगे, 1 का इंटीग्रल जो है वो एक्स होगा। अब जब आपके पास साथ ये लिमिट्स गिवन होती हैं तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करते, ये एक बात है जो कि याद रखनी है। तो अब आप क्या करोगे, पूरे फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे। सो तो पूरा आंसर आया सारे का सारा वो मेरे पास ये है। इसमें मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, वो आ जाएगी 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, ब्रैकेट पुट अप करूंगा, माइनस करूंगा मैं इसमें से, माइनस क्या करूंगा मैं इसमें से, अब मैं लोअर लिमिट इसमें पुट करूंगा सारे फंक्शन में। सो 1 का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स का 1 आ जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। सो सिंपली आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो मैं बल्कि इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। सो मैंने क्या किया था, इसमें से अपर लिमिट को पुट किया। ठीक है, इंटीग्रल लेना है, जब भी आपके पास लिमिट्स हैं तो अपर लिमिट पूरे फंक्शन में एज इट इज चलेगी, 4 थी, माइनस पुट किया, लोअर लिमिट एज इट इज पूरे फंक्शन में चलेगी और उसको जो है मैंने माइनस कर लिया। सो जब मैं उसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो माइनस करने के लिए मैंने क्या करना है कि 4 का क्यूब मैं ले लूंगा, 4 का क्यूब इज 64, ये सारी टर्म जो है मेरे पास 64 बन जाएगी। सो 64/3 प्लस 4 आ जाएगा, माइनस करूंगा मैं। सो 1 का क्यूब इज 1/3 प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास। सो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, 64 में मैंने 12 ऐड करना है, 64 में मैं 12 ऐड करूंगा तो दिस विल बी 76/3, माइनस का साइन है बीच में, यहाँ पे भी एलसीएम ले लूंगा, 3 1 जा 3, 3 में मैंने 1 ऐड किया, 4/3 आ जाएगा। सो सिंपली क्या है, 3 इनका एलसीएम आएगा, जब 3 ही इनका एलसीएम आएगा तो ऊपर वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगी, 76 में से 4 माइनस हो गया, 72/3 आ जाएगा। आगे अगर कैंसिलेशन हो रही है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, यस यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, यू आर लेफ्ट विद 1, 1 and 2 is 12, so 24 will be your answer। सो जब भी आपके पास लिमिट्स गिवन है, ठीक है, साथ
तो आपने क्या करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। सो कोई मुश्किल चीज नहीं है। सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं अगर करता हूँ आपके पास, ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है मेरे पास कि ये जो सारी की सारी टर्म है, ये सारी की सारी टर्म, ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया, मैं करवा देता हूँ। ये सारी, और ये पिछले क्वेश्चन का 24 आंसर आ गया था, इसलिए क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, पहले मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। सो 1/x² + 1, 1/x² + 1 का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रल का, इस सारे के सारे का फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ही होता है। जब डेरिवेटिव इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है तो उल्टी चीज बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे, जब अपर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स ऑफ 0 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स एक्स ऑफ इन्फिनिटी। सो tan इनवर्स ऑफ 0 जो है वो 0 होता है, माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री होता है, π/2 हो जाएगा। 0 - π/2 इज -π/2। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर ऑफ -π/2। गॉट इट जी। सो आपने क्या करना होता है इंटीग्रेशन के अंदर, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंटीग्रल इज नथिंग न्यू बट इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ योर डेरिवेशन, ठीक है ना जी। ये डेरिवेशन का रिवर्स प्रोसेस है, डेरिवेशन का ये उल्टा प्रोसेस है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में क्या करना है, ये जो ये सिचुएशन है, लास्ट केस में बता देता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। सो द क्वेश्चन इज, so the question is under root sine of x, अंडर रूट साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। सो क्वेश्चन था अंडर रूट साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस, सो द क्वेश्चन वाज, हाँ बस इंटीग्रेट करना है आपने। किसको इंटीग्रेट करना है आपने, अंडर रूट साइन एक्स को, ठीक है। ओईटीपी की बुक है ये नास्ट की, उसमें से है ये क्वेश्चन, अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। अब ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करनी है। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड है, इसी तरह सेकंड मेथड जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ और क्वेश्चन भी करवा दूं, एक और लेक्चर इसके ऊपर इन डिटेल कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आपने किसी एक गिवन टर्म को, जो कि दूसरी टर्म का डेरिवेटिव बन जाए या इंटीग्रल बन जाए, उसको आपने यू सपोज कर लेना होता है, ठीक है, या टी सपोज कर लेना है। सो मैं क्या करता हूँ, इस सारी की सारी वैल्यू को टी सपोज कर लेता हूँ। सो टी मैंने सपोज कर लिया साइन एक्स को। अब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लूंगा, डी टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कॉज एक्स। अब डी टी क्या बनेगा मेरे पास, डी टी बन जाएगा कॉज एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा। सो ये सारी की सारी टर्म मैंने टी सपोज कर ली थी। सो ये तो टी बन गया था, तो ये आ गया अंडर रूट टी, और cos x dx क्या बन गया, dt बन गया। अब मैं जब सब्स्टिट्यूशन से, जब मैं इंटीग्रल लूंगा तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगी आपके पास, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगी। ये अब वेरिएबल मेरा x से चेंज होकर t आ गया है, ठीक है ना। वेरिएबल मेरा x था, मैंने वेरिएबल को t बना लिया। इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1/2 dt। सो व्हाट विल हैपन इज कि सिंपली इंटीग्रेट कर लूंगा। इंटीग्रल कैसे लिया जाएगा, नई पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, 1/2 में 1 इंक्रीज करोगे, नई पावर 3/2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3/2 करोगे, प्लस सी आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपके पास आंसर आएगा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। ये मैंने क्या किया है स्टेप के अंदर, जो टर्म सब नीचे डिवाइड हो रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। सो जो 2 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और ये हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ भाई। इंटीग्रेशन का पावर रूल लगा है, 1/2 में 1 ऐड हुआ है और नई पावर 1/2 + 1 से डिवाइड हुआ है। 1/2 + 1 का एलसीएम ले लेना, ठीक है। सो 1/2 + 1 का एलसीएम जब आप लोगे तो 3/2 आ जाएगा। सो अब क्वेश्चन तो एक्स की फॉर्म में था, सो आंसर भी तो एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, तो वापस टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। सो टी की वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो टी किसके इक्वल था, हमने सपोज किया शुरू में, टी को हमने साइन एक्स सपोज किया था। सो जब टी की जगह पे साइन एक्स था वो मैं वापस पुट कर दूंगा। सो द आंसर विल बी 2/3 साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस सी इज योर आंसर आ जाएगा। सो ओईटीपी की बुक में से ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, एनटीएस की बुक के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो बेरिया के अंदर इंटीग्रेशन एडवांस मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर, स्पेशली इस्लामाबाद कैंपस के अंदर जो है वो पूछी जा सकती है। सो ये क्वेश्चन था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैंने पहले ही करवा दिया। अब आपको ये कह रहा है कि अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स आ रहा है, तो बेसिकली फॉर्मूला पूछ रहा है
सो आपको कह रहा है कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? सो ये कोसिकेंट एक्स के इंटीग्रल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कोसिकेंट एक्स के इंटीग्रल का फॉर्मूला था मेरे पास। अब इस फंक्शन को मैं कैसे करूंगा? इस फंक्शन को मैं देख लेता हूं कि क्या मैं इस फंक्शन को उस मेथड से कर सकता हूं जो मैंने बताया था कि अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो तो फंक्शन का नेचुरल लॉग बन जाता है। तो पहले चेक कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को अगर मैंने लेट से फंक्शन सपोज किया है, सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो दिस विल बी 2x-1। तो ऊपर तो 3x+1 पड़ा हुआ है, तो ये उस तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स मैंने इसको करके देखा कि क्या ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव और क्या नीचे फंक्शन बनता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि मैं इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखता। अब मैं क्या करूंगा कि मैं नीचे वाले पार्ट को फैक्टराइज करता हूं और मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाता हूं और पार्शियल फ्रैक्शन बना के मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये बनेगा x-3 इंटू एक्स प्लस टू। फैक्टराइज आप कर लोगे, मिड टर्म ब्रेक से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो 6 1 6 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि -1 आता हो, सो -3x+2x -6 आ जाएगा। मैं एक्स को कॉमन ले लूंगा, x-3 आ जाएगा, +2 को कॉमन ले लूंगा, सो x-3 आ जाएगा मेरे पास। सो आई विल बी लेफ्ट विद x+2 इंटू x-3। सो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इन द नेक्स्ट स्टेप। सो दिस विल बी 3x+1 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x-3। सो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा a/x+2 प्लस b/x-3, जैसे हम सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 3x+1। ए के साथ जब ये पूरी टर्म ये डिनोमिनेटर वाली यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यू विल बी लेफ्ट विद ए के साथ आपके पास आ जाएगा x-3 प्लस बी के साथ आपके पास यू विल बी लेफ्ट विद x+2। सो इसको मैंने इक्वेशन अल्फा का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है इजी। सो x की जगह पे मैं पहले इसमें 3 पुट करता हूँ। जब मैं इस इक्वेशन के अंदर x=3 पुट करूंगा, सो दिस विल बी, ये x=3 कहाँ से आया? जो एक मेरे पास फैक्टर बन रहा है, x-3 0 किया, x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 3 आ जाएगी। सो 3 पुट किया, 3 इंटू 3 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू a 3 -3 0 आ जाएगा, a इंटू 0 आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा। सो 3 + 2 विल बी 5। सो 5b आ गया ये मेरे पास, ये मेरे पास 10 आ गया। सो b की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को देखूं तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो x की वैल्यू निकलेगी x+2 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो यहाँ पे जब x की जगह पे -2 इस इक्वेशन में मैं प्लग इन करूंगा, सो दिस विल बी 3 इंटू -2 प्लस 1 a इंटू -2 -3। ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि -2 + 2 जीरो हो जाएगा, b के लिए वो जीरो हो गया। सो आई विल बी लेफ्ट विद -6 + 1 -5 एंड हियर ऑल्सो -5a। सो -5 विल गेट कैंसिल एंड यू विल बी लेफ्ट विद a इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो रिजॉल्व हो गया। a की वैल्यू मेरे पास आई है 1, ठीक है। सो मैं इसको नीचे लेके जाता हूं तो a की वैल्यू मेरे पास 1 आई है और b की वैल्यू मेरे पास 2 आई है। सो a की वैल्यू मेरे पास 1 आई है, दैट इज 1/x+2। b की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, 2/x-3। मैंने क्या किया, जो a और b की मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, मैंने सिंपली उन a और b की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। सो a/x+2 आया, b/x-3 आया। इस सब के सब को मैं अब इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इंटीग्रल नहीं लिया था। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने जो गिवन टर्म थी उसको पार्शियल फ्रैक्शन उसकी की मेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। सो मैंने इस सारे को ब्रेक किया इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस और मैंने इस फ्रैक्शन को लिखा इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। अब बड़ा इजी हो गया मेरे पास इसको इंटीग्रेट करना। मैं कैसे इंटीग्रल लूंगा, देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। देखो x+2 का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 है। सेम गोज फॉर दिस वन, सेम गोज फॉर दिस वन। जब आप यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी नेचुरल लॉग ऑफ x+2 प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x-3 हो जाएगा प्लस c। सो दिस इज योर आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये आंसर आ गया आपके पास। सो यहाँ पे क्या हुआ है, दो फंक्शंस हैं, अलग-अलग पड़े हुए हैं, पहले का भी इंटीग्रल लेंगे, दूसरे का भी लेंगे। तो जब सेकंड का मैं इंटीग्रल लूंगा ना इस वाले का, तो मैं इसको फिर बता देता हूँ कि इसमें 2 कांस्टेंट है। बेसिकली इंटीग्रेट ये वाली टर्म होगी 1/x-3 वाली। सो 2 कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा, x-3 का इंटीग्रल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x-3। क्योंकि मैंने बताया भी हुआ है कि अगर 1/x पड़ा हुआ हो तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है हमारे पास। So, moving on to the next type of questions.
सो जी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनटीएस की बुक से कर रहा हूँ एज अ प्रैक्टिस मीडियम। सो 1/x का इंटीग्रल निकालना है, बड़ा इजी है। 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा साथ। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज नोन एज अ डेफिनेट इंटीग्रल है। यस, ये डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 10 - x का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ 10 - x के इंटीग्रल की, सो जो 10 - x का इंटीग्रल है दैट इज ऑफ, पहले मैं क्वेश्चन मेंशन कर दूं। सो 10 raised to the power - x को आपने इंटीग्रेट करना है। दिस इज द फॉर्म, वो ये वाली फॉर्म है कि अगर आपके पास a की पावर x पड़ी हुई हो तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। उसका इंटीग्रल लेने का फॉर्मूला ये है कि नीचे आ जाएगा 1/नेचुरल लॉग ऑफ a और साथ में आ जाएगा इंटू a की पावर x प्लस सी। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो सेम गोज हेयर। सो नेचुरल लॉग ऑफ 1/log ऑफ 10 आ जाएगा नीचे, साथ में ये पूरी टर्म जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ए, और जो पूरी टर्म जो है वो 10 की पावर - x है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ए ऊपर वाली टर्म का साथ इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो एक्स का इंटीग्रल 1 होता है। यहाँ पे एक्स का -x है, सो -x का इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, जो ऊपर एक्सपोनेंट में टर्म होती है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आया था। तो यहाँ पे ये -x है, -x का जो डेरिवेटिव होगा वो -1 होगा। सो अगर मैं सारे को जब कंपाइल करके लिखूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 की पावर - x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 10 प्लस सी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आप इसका जो इंटीग्रल है वो कैलकुलेट करोगे। कब, जब आपके पास कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आपकी पावर में चला जाए। आगे यही फार्मूला उसने पूछा हुआ है। मजे की बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला मेंशन है कि a की पावर u है और u के मुताबिक आपने डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल लेना है। तो आप क्या करोगे, एज इट इज a की पावर u को लिखोगे, u का आपने डेरिवेटिव लेना है। u का डेरिवेटिव u के मुताबिक 1 ही होगा डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ द बेस। बेस है यहाँ पे 10, सो यहाँ पे सॉरी a है, सो नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में 10 थी। तो ये उसी के सिमिलर जो है क्वेश्चन है, नीचे फॉर्मूला पूछ लिया, ऊपर उसने वो क्वेश्चन गिवन था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x है, ऑलरेडी हो चुका है आज के लेक्चर में। e की पावर x का इंटीग्रल लो या डेरिवेटिव लो, e की पावर x ही रहता है। e की पावर ax का आपने कैसे जो है ना वो डेरिवेटिव लेना है और इंटीग्रल लेना है ये मैं बता देता हूँ। देखें, अकेला तो e की पावर x होना तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e की पावर ax भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, मैं आपकी कंफ्यूजन ही खत्म कर देता हूँ। देखें, e की पावर x ऐसी टर्म है जिसका इंटीग्रल लिया वो भी आया e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव लिया वो भी आया e की पावर x। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव e की पावर x आएगा। अब e की पावर अगर mx होगा, लेट से e की पावर ax होगा, जैसे यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आपने इंटीग्रेट या डेरिवेटिव उसका कैसे लेना है। तो e की पावर mx का डेरिवेटिव आप यूं लोगे कि e की पावर mx एज इट इज e की पावर mx लिखा जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से आप साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। सो m कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा एंड यू विल गेट द डेरिवेटिव एज m e की पावर mx। इसका इंटीग्रल कैसे लेंगे, इंटीग्रल इसका एज इट इज यूं ही लिखा जाएगा e की पावर mx, और जो एक्सपोनेंट है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है यानी जो उसकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर एक्सपोनेंट को कहते हैं, उसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे। सो एम एक्स का जो डेरिवेटिव है, एम कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, एम है, सो एम से आप डिवाइड करोगे, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस ये आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल टेक द इंटीग्रल। इंटीग्रल के अंदर e की पावर एम एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड होगा। डेरिवेटिव लेते हुए e की पावर एम एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, उसके डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अक्सर जो है वो पूछे गए होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे गिवन है, e की पावर ए एक्स एज इट इज लिखा जाएगा e की पावर ए एक्स, और ए एक्स के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे, ए एक्स का डेरिवेटिव a आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। सो दिस इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स हो जाएगा, और जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे फॉर द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, सो आई विल रेसिप्रोकेट इट, सो दिस विल बी डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई कॉज एक्स, एंड कॉज एक्स किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड एक्स का रेसिप्रोकल है। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में इट इज सेइंग दैट f of x raised to the power n and you have derivative of f dash x with it and you are taking the integral। सो इस केस में आप जो है वो पावर रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का,
आप क्या करते हैं, एक पावर इंक्रीज कर लेते हैं और नई पावर से आप डिवाइड कर लेते हैं, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस हेयर. व्हाई? बिकॉज बैक टू द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रल्स. ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि पावर रूल आप इंटीग्रेशन में जब भी अप्लाई करते हो, सो पावर रूल में क्या होता है कि एक पावर इंक्रीज हो जाती है और नई पावर से आप जो है वो डिवाइड कर लेते हो. लेकिन ये आपने कब अप्लाई करना होता है, जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पढ़ाओ. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एक्स की पावर एन, सो एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 है. सो एक एंजल 1 प्रेजेंट होता है नंबर के साथ राइट साइड पे. सो आप क्या करते हैं, नई पावर एक इंक्रीज करते हैं, नई पावर से आप डिवाइड करते हैं और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है. सो इस केस में फंक्शन इज एक्स की पावर एन. सो यहाँ पे उसने उसको सिर्फ फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इन फैक्ट. सो इसके अंदर आपने ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, ई ए एक्स पढ़ाओ, साथ में आपके पास ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो. तो ये चीज आपके पास ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी बन जाती है. यानी फंक्शन के साथ सिंपली आप ए की पावर ए एक्स ले आते हो, उस कांस्टेंट को ले आते हो एंड यू गेट द इंटीग्रल आउट ऑफ इट. सो मैं इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ. सो इसकी एग्जांपल मेरे पास ये बनेगा कि फॉर एग्जांपल आई हैव दिस क्वेश्चन ई रेज टू द पावर ए एक्स ए इंटू साइन ऑफ एक्स. सो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स. अगर ये यूं पढ़ा हुआ है, तो ये यूं पढ़ा हुआ है, तो दिस इज द फॉर्म, दिस इज दिस फॉर्म. ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा. सो इस फॉर्मूले को आपने कैसे सॉल्व करना है, वेरी इजी पीजी. सो आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू गाइस. तो ये फॉर्मूला आपको ये कहता है कि अगर आपके पास ई की पावर ए एक्स पड़ा हुआ है, साथ में आपके पास ए एफ ऑफ एक्स पड़ा हुआ है, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स पड़ा हुआ है, डी ऑफ एक्स. सो दिस विल बिकम ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी बन जाता है आपके पास. सो व्हाट आई विल डू हेयर इज कि सिंपली क्या हो जाएगा मेरे पास ये कि ई ए एक्स ए साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स पड़ा, दिस एक कैन बी सम कांस्टेंट एज वेल. बल्कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मजीद ट्रिकी बना देते हैं. सो ई रेज टू द पावर 7x होता और ये चीज़ भी मेरे पास यहाँ पे 7 पड़ी हुई होती. ठीक है, सो 7 साइन ऑफ एक्स पड़ा होता. सो क्या हो जाता है मेरे पास, ई 7x साइन ऑफ एक्स. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है. सो ए एफ ऑफ एक्स की फॉर्म ही है ये, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स की फॉर्म ही है ये. सो ई रेज टू द पावर 7x साइन ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा मेरे पास. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे वैल्यू पूछ रहा है इंटीग्रल की. अगर ये फंक्शन है, सो इसमें से कौन सा इंटीग्रल बनेगा. आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट करके आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो. आज के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी बता दी हैं. सो अपर लिमिट यहाँ पे बी है, लोअर लिमिट यहाँ पे ए है. सो फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए. सो फाइव क्या है, आंसर आफ्टर जो आपने इंटीग्रेशन लिया है, क्योंकि अगर आपका फंक्शन फाइव डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव लिया हुआ, जब आप इंटीग्रल लोगे तो फाइव ऑफ एक्स बन जाएगा. सो नेक्स्ट जो रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारी प्रेप के लिहाज से, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ रादर देन सॉल्विंग द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. सो दिस क्वेश्चन इज डी वाई एक्स माइनस टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर इज, इसमें ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आपने बताना है. सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि आपके पास सॉरी बल्कि यहाँ पे तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव लिया गया, डी वाई बाई डी एक्स लिया गया. सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आपके पास 1 है. वैसे आप इसको कम्प्लीटली 2 टाइम्स इंटीग्रेट करोगे, या आप इसको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए आपको इसको अंडर रूट लेना पड़ेगा. सो डी वाई बाई डी एक्स अगर जब आप एफ ऑफ एक्स का लेते हो तो सिंपली आप डैश ऑफ एक्स बन जाता है. एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के इक्वल होता है आफ्टर प्लगिंग इन द वैल्यू. सो ये बोथ के इक्वल है. ठीक है, ये चीज़ भी इक्वल है, ये चीज़ भी इक्वल है, सिर्फ वेरिएबल्स को उसने चेंज किया हुआ है. ये चीज़ इक्वल नहीं है क्योंकि उसने लिमिट्स को रिवर्स कर दिया, लिमिट्स रिवर्स नहीं होती हैं. सो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है. ठीक है, जैसा यहाँ पे था कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, वो आपके पास क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हुआ, डी वाई बाई डी एक्स लिया हुआ, एक ही टाइम डेरिवेटिव हुआ है. सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है. यस, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो वाई के ऊपर पावर 2 है. सो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास जो है वो कहलाएगा. सो इससे रेलिवेंट फर्दर क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस करते हैं टू गिव यू एन आइडिया, ताकि इंटीग्रेशन जो है इस वन गो के अंदर, वन शॉट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाए हमारी इंशाल्लाह. सो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू इज गिवन एज a साइन ऑफ थीटा एंड यू आर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ d ऑफ x. सो व्हाट आई विल डू हियर इज के आई विल बी टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. सो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा आपके पास गिवन है.
सो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लूंगा, सो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, सो आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, रिमेंबर। सो अब थीटा विल बी ट्रीटेड एज एक्स, जैसे आप सिंपल केसेस में एज एन एक्स जो है वो चीजें लेके चल रहे होते हो। सो यू विल बी लेफ्ट विद डी एक्स बाई डी थीटा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो ए इज कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के मुताबिक साइन का डेरिवेटिव विल बी प्लस कॉस ऑफ थीटा। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इट। सो ए कॉस थीटा एंड डी थीटा आपके पास आ जाएगा। सो द राइट चॉइस देयर इज ऑप्शन सी। राइट नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉर्ट ऑफ, उसको आपने सेपरेट आउट करना है, माइनस की फॉर्म में आपके पास ई रेज़ टू द पावर माइनस की फॉर्म में आंसर है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा कि आई विल सिंपली बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग। सो जब मैं यहाँ पे y को नीचे ले जाऊंगा और dx को यहीं पे रहने दूंगा, सो दिस विल बिकम dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस वाई था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब मैंने, मैं y को नीचे ले गया, dy आया था मेरे पास माइनस वन टाइम्स जो dx हो गया था मेरे पास, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रल लिया, वन बाय वाई का इंटीग्रल इज नेचुरल लॉग ऑफ y, माइनस इज कांस्टेंट, वन का इंटीग्रल इज x, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ e ले लिया, जब e लिया e के साथ नेचुरल लॉग कैंसिल होकर बेटा यहाँ पे y आ जाएगा, e की पावर माइनस x आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को सेपरेट आउट किया मैंने, ई की पावर सी, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। सो मैंने अपने चॉइसेस में देखा कि उसने उसको एज अ कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने ई की पावर सी को अगेन कांस्टेंट की फॉर्म सी में लिखा, ई की पावर माइनस एक्स आ गया और साथ मेरे पास वाई आ गया, एंड आई गॉट द आंसर विच वाज द चॉइस डी हेयर इन माई केस। सो मैंने लेफ्ट पे दोबारा इसको सॉल्व कर दिया, तो एक क्लटर सा बन गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो ये कह रहा है कि अपर लिमिट इज सी, लोअर लिमिट इज ए and the upper limit is minus, the upper limit is c and the lower limit is b. So you can solve it as a single limit of c till a, ठीक है, c till b in fact. So option number, ऑप्शन आप इसमें से देख लोगे, सी टिल ए वाली जो सी टिल बी वाली जो ऑप्शन है वो आपके पास बनेगी, सी टिल ए वाली ऑप्शन आपके पास बनेगी क्योंकि वो लोअर लिमिट है, सी से पहले ए पे भी जा रहा है फिर सी से बी पे भी जा रहा है। सो बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व इसको कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो आई एम रिमूविंग द क्लटर फॉर यू गाइस, ठीक है। मैं रब कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड पे मेंशन है, पीडीएफ जब मैं अपलोड करूंगा तो वहां से आप देख लीजिएगा इसको। अपर लिमिट मैं इसमें पुट करूंगा ना इंटीग्रल लेने के बाद। सो अपर लिमिट जब मैंने पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा ये सी वाला माइनस हो जाएगा, सी एफ एफ सी एफ, ये जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो इसमें से अपर लिमिट सी, लोअर लिमिट ए है, माइनस करूंगा यहाँ पे मेरे पास अपर लिमिट सी है, ठीक है, और लोअर लिमिट माइनस होगी आपके पास बी। तो जब लिमिट्स को ओपन करेंगे तो ये एफ एक्स ऑफ सी के लिए होगा, प्लस एफ एफ एक्स ऑफ ए के लिए होगा, माइनस, ठीक है। सो माइनस आ गया मेरे पास, ये बीच वाला माइनस की बात कर रहा हूँ, सो बीच वाला माइनस अपनी जगह पे, ये वाला। सो जब मैं ब्रैकेट के अंदर दोबारा अपर लिमिट, ठीक है, एफ एक्स ऑफ सी माइनस लोअर लिमिट एफ एक्स ऑफ बी आ जाएगा मेरे पास, एफ एक्स ऑफ बी आ जाएगा मेरे पास। सो व्हाट आई विल डू हेयर इज कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम माइनस माइनस एस प्लस, प्लस एफ एफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ए से बी के ऊपर लिमिट जा रही है, ठीक है, तो सिंपली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो डेफिनेट इंटीग्रल इज क्लोजली रिलेटेड टू डैश, द डैश ऑफ द सर्टेन रीजन। सो एरिया ऑफ द सर्टेन रीजन के साथ ये क्लोजली रिलेटेड होता है, एरिया अंडर द कर्व आपको बता रहा होता है। अगेन लिमिट का है, ये क्वेश्चन वही है जो हमने आज भी किए हैं बहुत सारे, कि मैंने बताया था कि नीचे फंक्शन पड़ा हुआ हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो दिस बिकम द नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस सी, ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो दिस बिकम्स द नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस सी आ जाएगा इंटीग्रल के अंदर। सो यही चीज इसने मेंशन की हुई है, सिर्फ उसने क्या किया हुआ है कि जो नीचे एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स को ऊपर ले गया। सो एफ ऑफ एक्स जब ऊपर जाएगा तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डैश डी ऑफ एक्स, ठीक है जी। सो सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज, सो एक्स की जगह पे आप इस केस में क्या सब्सटीट्यूट करते हो, सब्सटीट्यूशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो गिवन है लिस्ट के अंदर, वहां से जाके आप देख सकते हो।
अच्छा मैं आपको ना एक टिप बताता हूँ याद रखने की, क्या है, अगर ये होता ना ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, सो मैं इसमें क्या करता, ए साइन थीटा पुट करता, ठीक है जी, मैं इसमें ए साइन थीटा मैं पुट करता। यहाँ पे ये ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की फॉर्म में नहीं है, ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर की फॉर्म में है। सो जब मैं एक्स की जगह पे पुट करूंगा ना यहाँ पे, ठीक है ना, वैल्यू, सो एक्स की जगह पे जो मैं वैल्यू प्लग इन करूंगा वो मेरे पास ए सीकेंट थीटा या ए टैन थीटा होगा। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला जो है वो इसमें फार्मूला बनता है। सो मेरे पास तीन आइडेंटिटी है, याद रखने का तरीका कार क्या है, पहली आइडेंटिटी होती है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू वन। सेकेंड मेरे पास जो आइडेंटिटी है वो मुझे कहती है कि वन प्लस टैन स्केयर थीटा, वन प्लस टैन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होगी। मैं रीजन बताता हूँ मुझे कैसे बेसिक आइडेंटिटी से याद आ रहता है। वन प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा, ये मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी है। सो कोसिकेंट स्केयर थीटा। सो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ ना, अगर मैं वन को यहाँ से उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास ये सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन आ रहा है, जो कि टैन स्केयर थीटा बनेगा, जो कि इस केस में आएगा मेरे पास। इस केस में मैंने सिंपली क्या करना है, इस केस में मैंने एक्स की जगह पे पुट करूंगा मैं, एक्स की जगह पे मैं ए सीकंड थीटा जब मैं पुट करूंगा ना, सो ए सीकंड थीटा पुट करने से क्या हो जाएगा, ए सीकंड थीटा का स्केयर माइनस ए का स्केयर। सो ए का स्केयर जब आप करोगे ये आ जाएगा ए स्केयर सीकंड स्केयर थीटा माइनस ए स्केयर होल अंडर रूट ले लेंगे, होल अंडर रूट लेंगे, ए स्केयर कॉमन ले लूंगा मैं, ए स्केयर कॉमन लेके जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो ए बन जाएगा, अंडर अंडर रूट ऑफ सीकंड स्केयर थीटा माइनस वन रह जाएगा। और इस आइडेंटिटी से सीकेंड स्केयर थीटा माइनस वन क्या बनता है, tan स्केयर थीटा बनता है, वाई जब मैं वन को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। सो सीकेंड स्केयर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्केयर थीटा था मेरे पास। सो ये tan स्केयर थीटा बन गया था। सो स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली ये tan थीटा बन जाएगा। सो इस तरह से मैं इंटीग्रल में इसको बहुत ईजी मेथड से जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए सॉल्व कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो द इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि आप इसके अंदर वैल्यू प्लग इन कर सकते हो। ए रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव का सॉरी इंटीग्रल क्या होगा, पहले भी किया है आज के लेक्चर में इसको। सो नेचुरल लॉग ऑफ ए जो है वो मेरे पास इन द डिनोमिनेटर आ जाएगा, द फंक्शन एज इट इज उसी तरह आएगा, साथ में प्लस सी आ जाएगा। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट चॉइस। सो एंटी डेरिवेटिव सेम फंक्शन होता है जो कि आपके पास इंटीग्रल्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन एक्स डी ऑफ एक्स है। सो साइन एक्स डी ऑफ एक्स माइनस पाई से पाए जा रहा है, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज जीरो से टू पाई भी आप लिख सकते हो इसको, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स फॉर्मूला इसके अंदर मैंने गिवन दिया हुआ है। सो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल इज माइनस कॉज एक्स, ठीक है। सो इसमें से टू पाई जीरो कर लोगे आप, सो माइनस कॉज ऑफ टू पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया था। सो कॉज टू पाई, सो कॉज टू पाई का जो वैल्यू होती है डैट इज माइनस वन, इनफैक्ट इट्स प्लस वन, यस। सो कॉस पाई कॉस 180 जो है, कॉस 180 जो होता है वो माइनस वन होता है, और कॉस 360 जो है वो प्लस वन होता है। सो कॉस में जब भी पाएगा इवन मल्टीपल आएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो प्लस वन होता है, जब भी ऑड मल्टीपल आएगा तो वो माइनस वन होता है। सो जो प्लस वन हो जाएगा, प्लस बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस वन विल बी द आंसर है। सो ये अगेन सब्स्टिट्यूशन से होने वाले क्वेश्चन हैं, आप इसके बजाय इनका मेन फॉर्मूला जो है वो याद कर लो, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 करवा लेता हूँ ताकि कोई गिला ना रहे कि जो कुछ मुश्किल चीजें बीच में मिस हो गई थी। सो आई कैन राइट इट एज वन ऑफ एक्स स्केयर प्लस थ्री का स्केयर डी ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स, इसको मेंशन करते हैं पहले, वन बाय एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स, दैट इज वन बाय tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सो ए की जगह पे मेरे पास जो यहाँ पे कांस्टेंट है दैट इज थ्री, राइट, दैट इज थ्री। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल बी राइटिंग इट एज वन बाय थ्री tan इनवर्स x बाय थ्री, और इसमें आप अपर लिमिट थ्री लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे, वन बाय थ्री इज कॉन्स्टेंट। सो मैं पहले इसमें अपर लिमिट पुट करता हूँ tan इनवर्स थ्री बाय थ्री
माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ 3/3 था, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45 डिग्रीज विच इज रिटन एज π/4। tan इनवर्स ऑफ 0 0, वो टर्म ही खत्म होगी। सो π/12 इज माई आंसर। सो इंटीग्रेशन को हमने यहाँ पे कंपाइल किया, हमने बेसिक से स्टार्ट लिया था, हम लोगों ने उसमें मीडियोकर चीज़ें की, डिफ़िकल्ट चीज़ें की, पहले फार्मूलाज को हमने डिस्कस किया, बेसिक्स को डिस्कस किया। सो आई विल बी अपलोडिंग द सॉल्व पीडीएफ एज वेल एज जो अनसॉल्व पीडीएफ हैं। जो सोर्सेज मैंने इस लेक्चर के अंदर यूज़ किए हैं वो मैं मेंशन कर देता हूँ। सो जो पहला सोर्स मैंने इसमें यूज़ किया था क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है, पहले तो फार्मूला लिस्ट है मेरी, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सो OETP से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी नस्ट की जो बुक है प्रिपरेटरी, उसमें से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। सेकेंडली मैंने क्या किया, फिर मैंने NTS की बुक में से क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए। सो जो NAT की NTS की बुक है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें से सॉल्व किए। फिर मैंने डिफरेंट सोर्सेज है जिसमें मैं मेंशन करता हूँ, मैं क्रेडिट देता हूँ इस वेबसाइट को जहाँ से मैंने सोर्स मटेरियल लिया था टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ mathcity.org। सो वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे उन सब का मैंने वो आपको ओवरव्यू दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मूलाज आज के लेक्चर में था, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठो तो आपके लिए इजी हो जाए। फिर हमने सिंपल इंटीग्रल सॉल्व किए, फिर हम लोगों ने उसके बाद जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी मैंने सॉल्व करवाई, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी मैंने रूल्स आपको बताए। मैंने इस आज के लेक्चर के अंदर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जो है वो सॉल्व करवा दिया। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके साथ फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स भी किए। उसके साथ साथ जो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हों, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े हुए हों, सो डेरिवेटिव्स के लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए इसको सॉल्व किया, इंटीग्रल्स को। हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए हमने इसको सॉल्व किया, लॉगरिथमिक होता है बल्कि ये। सो लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए हमने इसको सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स थे, स्पेशली टैन वाले को आपने दे के जाना है, इंटरेस्ट टेस्ट में एग्जामिनर्स का फेवरेट है पूछने के लिए वो। सो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हमने सॉल्व किया। सो वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर कोशिश ये की कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन के जितने भी पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स हैं इंटीग्रेशन की, उनसे रिलेटेड MCQs को हमने सॉल्व किया, चीज़ों को रिवाइज किया। सोर्सेज को मैं अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड वहाँ से करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम होपफुल कि जब आपके डाउट्स थे इंटीग्रेशन को लेके जो आपका इंटरेस्ट के हवाले से डर था, ठीक है, वो आपका इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हो। Like, comment, and subscribe.